गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्वोदय कैरियर इंस्टीट्यूट जोधपुर। लास्ट लेक्चर में बात की अपन ने मोल कंसेप्ट की, जिसमें अपन ने कहा कि एवोगैड्रो ने 3 लाइनें बताई अपने को और उन तीनों लाइनों को अपन ने एक ही लाइन में एडजस्ट किया, एक ही लाइन में पुट किया। देखें वो लाइन क्या बनती है, वो बनती है कि 1 मोल इज इक्वल टू Na इज इक्वल टू परमाणु भार या अणु भार बराबर 22.4 लीटर गैस एनटीपी पर। ये एक लाइन बनती है एवोगैड्रो की तीनों लाइनों से। जब भी मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन सोल्व करना होगा, क्या करेंगे, इसी लाइन को डायरेक्टली यूज करेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन कहूं कि मैं कह दूं 2 ग्राम CH4 में मेथेन अणुओं की संख्या क्या होगी। अगर पूछा जाए मेथेन अणुओं की संख्या 2 ग्राम में, तो इसी लाइन को मेथेन के लिए लिखें। जैसे 1 मोल, फर्स्ट बात 1 मोल मेथेन, मेथेन मॉलिक्यूल अणु है, इसलिए 1 मोल CH4 अणु बराबर नेक्स्ट Na एवोगैड्रो संख्या, तो 6 × 10⁻23 CH4 अणु बराबर अणु CH4 अणु है, इसलिए इसका आएगा अणुभार। CH4 का अणुभार CH4 कार्बन 1 एटॉमिक वेट 12 ग्राम परमाणु भार प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ग्राम गुणा 4, टोटल हो गया 16 ग्राम, तो इक्वल टू 16 ग्राम। मेथेन एक गैस है, इसलिए इसके लिए 22.4 लीटर लिखा जा सकता है, तो 22.4 लीटर एनटीपी पर। तो इस लाइन में अगर इस लाइन को अपन क्वेश्चन से मैच करें तो देखिए इसने क्या पूछा कि इतने वेट में मेथेन अणुओं की संख्या, इतने भार में मेथेन अणुओं की संख्या, तो भार और अणुओं की संख्या का रिलेशन ये दोनों हैं, जो क्लियर कट बता रहा है कि 6 × 10⁻23 मेथेन अणुओं का भार कितना, 16 ग्राम, या उल्टा करके देख लें 16 ग्राम में 6 × 10⁻23 मेथेन अणु। तो इसी लाइन को यूज करें कि 16 ग्राम मेथेन में Na मेथेन अणु, तो 1 ग्राम मेथेन में Na/16 मेथेन अणु, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 ग्राम में, तो 2 ग्राम मेथेन में Na/16 × 2, या कह दें Na/8 मेथेन अणु। यही अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पूछा जाए 4.25 ग्राम अमोनिया में फर्स्ट पूछा जाए अमोनिया अणुओं की संख्या, सेकंड बात पूछी जाए नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या, थर्ड बात पूछी जाए हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। 3 क्वेश्चन 4.25 ग्राम अमोनिया में। तो अमोनिया के लिए लाइन लिख लें, तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्टली केवल वही लाइन लिखते हैं, लाइन में से केवल वही बात लिखेंगे जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। और यहाँ बात करें अणुओं की संख्या और वेट, भार, तो Na और ये वाला भार, ये वाली लाइन अपन लिख लेते हैं। तो Na
अमोनिया अणु बराबर, अब अमोनिया अणु है इसलिए अणु भार आएगा, NH3 का अणु भार, NH3 नाइट्रोजन का 7N14 सिंबल होता है, तो 14 इसका परमाणु भार, तो 14 ग्राम प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ग्राम गुणा 3, सोल्व करें 17 ग्राम। तो Na अमोनिया अणु इज इक्वल टू 17 ग्राम, या उल्टा कह दें कि 17 ग्राम में Na अमोनिया अणु, तो 17 ग्राम अमोनिया में Na अमोनिया अणु, 1 ग्राम अमोनिया में Na/17 अमोनिया अणु, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4.25 ग्राम अमोनिया में Na/17 इंटू 4.25, या सोल्व करें 4 टाइम्स, तो Na/4 अमोनिया अणु। अब ये तो हुई बात फर्स्ट क्वेश्चन अपनी। सेकंड क्वेश्चन, नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या। ध्यान से देखिए, इस लाइन से केवल क्या सोल्व कर सकते हैं, अणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या कैसे सोल्व करें, तो जब भी एक अणु में परमाणु अगर सोल्व करना पड़े तो क्या करें, सबसे पहले तो मैं एक अणु में कुल परमाणु सोल्व कर लें। एक अणु, ध्यान से सुने, एक अणु जब भी बोला जाए तो उसे सूत्रानुसार पढ़ लें, सूत्रानुसार। एक अणु का मतलब सूत्रानुसार, जैसे एक NH3 अणु में एक नाइट्रोजन परमाणु प्लस 3 हाइड्रोजन परमाणु होगा। ध्यान से सुने, एक अमोनिया अणु में एक नाइट्रोजन परमाणु और 3 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तुम्हारे पास 4.25 ग्राम अमोनिया में आया Na/4 अमोनिया अणु। एक अमोनिया अणु में एक नाइट्रोजन परमाणु, तो Na/4 अमोनिया अणु में, देखिए इसी बात को, एक NH3 अणु में एक नाइट्रोजन परमाणु, तो Na/4 अमोनिया अणुओं में Na/4 नाइट्रोजन परमाणु ही होगा। ये अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। सेम ऐसे ही, एक अमोनिया अणु में 3 हाइड्रोजन परमाणु, एक अमोनिया अणु में 3 हाइड्रोजन परमाणु, तो Na/4 अमोनिया अणु में Na/4 इंटू 3, या 0.75 Na हाइड्रोजन परमाणु होगा। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट, इसी तरह से अगर किसी आयन से रिलेटेड क्वेश्चन आए, देखें, जैसे पूछा जाए कि 96 मिलीग्राम सल्फेट आयन में सल्फेट आयनों की संख्या कितनी होगी, तो सबसे पहले सल्फेट आयनों के लिए ये लाइन लिख लें। तो 1 मोल सल्फेट आयंस इक्वल टू Na सल्फेट आयन इक्वल टू सल्फेट आयनों का भार, या कह दूं सूत्र भार। सल्फेट आयन SO4 -2, सल्फर का परमाणु भार 32 ग्राम, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम, इंटू 4 ऑक्सीजन है तो इंटू 4, सोल्व करें, आएगा 96 ग्राम।
Na सल्फेट आयनों का भार 96 ग्राम, और सल्फेट आयन गैस नहीं होता, इसलिए इसके लिए 22.4 लीटर नहीं लिखेंगे, केवल इतनी ही बात लिखेंगे। क्या गिवन है कि 96 ग्राम में Na सल्फेट आयन, तो चूंकि 96 ग्राम में Na सल्फेट आयंस, तो 96 मिलीग्राम, या यूँ कह दें 96 इंटू 10⁻³ ग्राम में 10⁻³ Na सल्फेट आयंस प्रेजेंट होंगे। तो 96 ग्राम में अगर Na सल्फेट आयन है तो 96 इंटू 10⁻³ ग्राम या 96 मिलीग्राम में 10⁻³ Na सल्फेट आयंस प्रेजेंट होंगे। ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पूछ लिया जाए कि 6 × 10⁻20 ऑक्सीजन परमाणुओं का भार क्या होगा, तो ऑक्सीजन परमाणु के लिए ये लाइन लिख लें। तो क्या लिखें, 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु बराबर Na ऑक्सीजन परमाणु बराबर 16 ग्राम। तो Na ऑक्सीजन परमाणुओं का भार आया 16 ग्राम, इसलिए एक ऑक्सीजन परमाणु का भार हो जाएगा 16/Na ग्राम। इसीलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 × 10⁻20 ऑक्सीजन परमाणुओं का भार होगा 16/Na इंटू 6 × 10⁻20। सॉल्व कर लें, Na की जगह 6 × 10⁻23, 6 से 6 कैंसिल, 16/6 × 10⁻23 इंटू 6 × 10⁻20। सॉल्व कर लें, 6 to 6 कैंसिल, 10⁻23 और 10⁻20, तो 16/1000 ग्राम कह दें या 16 मिलीग्राम कह दें, आंसर है ये। तो इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, अगर वो एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो मोल कंसेप्ट से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगी। देखें, अगर मैं कहूँ कि 3.6 ग्राम ग्लूकोज, फॉर्मूला होता है C6H12O6 में निम्न ज्ञात करें, निम्न ज्ञात करें। नंबर 1, मोलों की संख्या। तो सबसे पहले ग्लूकोज के लिए यही लाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि 1 मोल ग्लूकोज जो कि अणु है बराबर, नेक्स्ट Na ग्लूकोज अणु बराबर, ग्लूकोज अणु है इसलिए अणुभार, ग्लूकोज का अणुभार C6H12O6, कार्बन का परमाणु भार 12 ग्राम गुणा 6 कार्बन है टोटल, प्लस हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 ग्राम गुणा 12 हाइड्रोजन है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम गुणा 6 ऑक्सीजन है। टोटल सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 72 ग्राम, 12 ग्राम, 96 ग्राम। कैलकुलेट करें, टोटल आ जाएगा 180 ग्राम। ये ग्लूकोज का अणुभार। तो Na ग्लूकोज अणु जिसका भार ग्लूकोज के अणुभार 180 ग्राम के बराबर हो गया। ग्लूकोज सॉलिड है इसीलिए 22.4 नहीं लिखेंगे। तो ये लाइन क्या बता रही है अपने को कि 180 ग्राम में Na ग्लूकोज अणु या कह दूं 1 मोल। तुम्हें यहाँ मोलों की संख्या ज्ञात करनी है तो याद रखें कि 180 ग्राम में ग्लूकोज कितने
1 मोल ग्लूकोज, इसीलिए 1 ग्राम में 1/180 मोल, इसीलिए 3.6 ग्राम में 3.6/180 या कह दूं 0.02 मोल ग्लूकोज। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन कि अगर पूछा जाए 3.6 ग्राम ग्लूकोज में ग्लूकोज अणुओं की संख्या ज्ञात करें। ग्लूकोज अणुओं की संख्या ज्ञात करें, तो याद रखें 180 ग्राम ग्लूकोज में Na ग्लूकोज अणु, ये अपन ने लाइन में देखा, तो 1 ग्राम ग्लूकोज में Na/180 ग्लूकोज अणु, तो 3.6 ग्राम ग्लूकोज में Na/180 × 3.6 या कह दें 0.02 Na ग्लूकोज अणु, ये इसका आंसर हो गया। या तुम एक और मेथड से सोल्व कर सकते हो। तुमने एक बात कही 3.6 ग्राम ग्लूकोज में तुमने सोल्व किया कि 0.02 मोल ग्लूकोज, ये फर्स्ट क्वेश्चन में सोल्व किया। तो इसी को यूं भी कह सकते हैं कि 1 मोल ग्लूकोज में Na ग्लूकोज अणु, 1 मोल ग्लूकोज में Na ग्लूकोज अणु, तो 0.02 मोल ग्लूकोज में 0.02 Na ग्लूकोज अणु। क्लियर? ये तो ये सेकंड मेथड हुआ, जो भी अच्छा लगे उस मेथड से सॉल्व कर लें। थर्ड क्वेश्चन बात करें इसमें परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या, ध्यान दें अणु में अगर परमाणु सोल्व करने हैं तो सबसे पहले तुम्हें एक अणु में परमाणु की संख्या सॉल्व करनी पड़ेगी। बात करें अगर एक अणु ग्लूकोज C6H12O6, एक अणु ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु प्लस 12 हाइड्रोजन परमाणु प्लस 6 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। इसीलिए एक अणु ग्लूकोज में कुल 6 + 12 + 6 24 परमाणु हुए। तो एक अणु ग्लूकोज में 24 परमाणु, तो 0.02 Na अणु ग्लूकोज में, क्योंकि 0.02 मोल ग्लूकोज का मतलब 0.02 Na ग्लूकोज अणु होता है। तो 0.02 Na अणु ग्लूकोज में 24 × 0.02 Na परमाणु आंसर आएगा। तो एक अणु ग्लूकोज में 24 परमाणु, तो 0.02 Na अणु ग्लूकोज में परमाणु हो गए 24 × 0.02 Na परमाणु। नेक्स्ट नंबर 4, अगर पूछा जाए कार्बन परमाणुओं की संख्या, ध्यान दें एक अणु ग्लूकोज में 24 परमाणु, जिनमें से 6 कार्बन परमाणु है, जिनमें से कार्बन परमाणु हुए 6। इसीलिए 0.02 Na ग्लूकोज अणुओं में 24 × 0.02 Na परमाणु है, जिनमें से 6 × 0.02 Na कार्बन परमाणु आ जाएंगे। ऐसे ही सेम
क्वेश्चन नंबर 5, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। ध्यान दें, एक अणु ग्लूकोज में हाइड्रोजन परमाणु कितने? 12। एक अणु में टोटल 24, जिनमें से 12 हाइड्रोजन परमाणु। तो 0.02 Na ग्लूकोज अणुओं में टोटल परमाणु तो हैं 24 इंटू 0.02 Na, जिनमें से 6 इंटू 0.02 Na कार्बन और 12 इंटू 0.02 Na हाइड्रोजन परमाणु होंगे। सेम ऐसे ही नंबर 6, अगर पूछा जाए ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, तो एक अणु में टोटल 6 ऑक्सीजन परमाणु। इसीलिए 0.02 Na में ये हो जाएगा 6 इंटू 0.02 Na ऑक्सीजन परमाणु। तो अगर तुम्हें अणु में परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट करनी हो तो सबसे पहले तुम्हें एक अणु में परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट करनी होगी, फिर टोटल नंबर जितने भी अणु के आए उसमें परमाणु की संख्या कितनी है वो मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पूछी जाए 3.6 ग्राम ग्लूकोज में, तो सबसे पहले अगर कुल इलेक्ट्रॉन पूछा है, सबसे पहले एक ग्लूकोज अणु में इलेक्ट्रॉन सोल्व कर लें, फिर उसे 0.02 Na से मल्टीप्लाई कर दें। तो एक ग्लूकोज अणु में 6 कार्बन परमाणु, 12 हाइड्रोजन परमाणु और 6 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। एक कार्बन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन? तो ध्यान से देखें, कार्बन को सिंबल के रूप में कैसे लिखेंगे? 6 कार्बन 12। प्रोटॉन की संख्या कार्बन में, एक कार्बन परमाणु में 6, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 और न्यूट्रॉन 12 माइनस 6 न्यूट्रॉन। ये एक कार्बन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है। हाइड्रोजन के लिए सिंबल 1H1, प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1 और न्यूट्रॉन 1 माइनस 1 0। हाइड्रोजन अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन 16, प्रोटॉन 8, इलेक्ट्रॉन 8 और न्यूट्रॉन 16 माइनस 8। तो ध्यान से देखें, ये सब एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो एक कार्बन में इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 कार्बन परमाणुओं में बात करें टोटल 6 इंटू 6, एक कार्बन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 कार्बन परमाणु में 6 इंटू 6 इलेक्ट्रॉन, या कह दूं 36 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक हाइड्रोजन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 12 हाइड्रोजन परमाणु में 12 इलेक्ट्रॉन, 1 इंटू 12, 12 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 6 ऑक्सीजन परमाणु में 8 गुणा 6 48 इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट कर लें, 36 प्लस 12 प्लस 48, 36 प्लस 12 प्लस 48, टोटल हुआ 96 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए एक ग्लूकोज अणु में 96 इलेक्ट्रॉन, तो 3.6 ग्राम में 0.02 Na ग्लूकोज अणु, तो 0.02 Na ग्लूकोज अणुओं में 96 इंटू 0.02 Na इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसी तरह अगर पूछा जाए कुल प्रोटॉनों की संख्या, तो एक ग्लूकोज अणु में
पहले परमाणु सोल्व करें। अब एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, ताकि अपने को एक ग्लूकोज अणु में प्रोटॉन सोल्व हो जाए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या यहाँ पर इक्वल है, इसलिए जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। तो एक ग्लूकोज अणु में टोटल 96 प्रोटॉन हो जाएंगे और 0.02 Na ग्लूकोज अणुओं में 96 × 0.02 Na प्रोटॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या का आंसर सेम आया है। हाँ, आयंस के केस में सेम नहीं आएगा, क्योंकि एक आयन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या डिफरेंट होती है। लेकिन अगर कोई उदासीन कोई परमाणु है तो उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इसी तरह नंबर 9, अगर पूछा जाए कुल न्यूट्रॉनों की संख्या, तो एक कार्बन में 6 न्यूट्रॉन, तो 6 कार्बन परमाणु में 6 × 6 36 न्यूट्रॉन। एक हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन 0, इसलिए 12 हाइड्रोजन परमाणु में भी 0 न्यूट्रॉन होगा। नेक्स्ट, एक ऑक्सीजन परमाणु में 8 न्यूट्रॉन, इसलिए 6 में 8 × 6 48 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो कुल एक अणु में 36 + 0 + 48 टोटल आएगा 84 न्यूट्रॉन। तो एक ग्लूकोज अणु में 84 न्यूट्रॉन, तो 0.02 Na ग्लूकोज अणु में 84 × 0.02 Na न्यूट्रॉन्स, ये न्यूट्रॉन्स का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, अगर पूछा जाए कुल संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सबसे पहली बात, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही क्या होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में आउटरमोस्ट ऑर्बिट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो सबसे पहले एक ग्लूकोज अणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन सॉल्व करें, फिर उसे 0.02 Na से मल्टीप्लाई कर दें। तो एक कार्बन जिसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन में पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो सेकेंड ऑर्बिट, जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन हुए वो संयोजी इलेक्ट्रॉन हुए। तो एक कार्बन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने? 4, इसलिए 6 कार्बन परमाणु में 6 × 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल 24 इलेक्ट्रॉन संयोजी हो गए। हाइड्रोजन परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वही संयोजी होता है। तो एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन, वही संयोजी है, इसलिए 12 में 1 × 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 में फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हुई 6। इसलिए एक ऑक्सीजन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 ऑक्सीजन परमाणु में 6 × 6 36 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसीलिए एक ग्लूकोज अणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन 24 + 12 + 36, 24 + 12 + 36, टोटल कैलकुलेट करने पे आ रहा है 72 इलेक्ट्रॉन। एक ग्लूकोज अणु में 72 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 0.02 Na ग्लूकोज अणुओं में 72 × 0.02 Na संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ये इसका आंसर हुआ। इसी तरह से सेम क्वेश्चन अगर सॉल्व करें अपन कि 2.8 ग्राम नाइट्राइड आयन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? ध्यान दें, नाइट्राइड आयन
फॉर्मूला बनता है, याद रखें, N-3 होता है नाइट्राइड आयन और N3- होता है एजाइड आयन। थोड़े कंफ्यूजिंग है, याद रखें। तो नाइट्राइड आयन के लिए सबसे पहले लाइन लिखें। तो 1 मोल नाइट्राइड आयन इक्वल टू Na नाइट्राइड आयन इक्वल टू 14 ग्राम। 22.4 लीटर यहाँ लिखा नहीं जाएगा। तो 14 ग्राम में नाइट्राइड आयन कितने, Na। तो 14 ग्राम में Na नाइट्राइड आयन, तो 1 ग्राम में Na/14 नाइट्राइड आयंस, तो 2.8 ग्राम में Na/14 इंटू 2.8 नाइट्राइड आयंस, या सॉल्व कर लें इसको तो 14 और 0.2, तो 0.2 Na नाइट्राइड आयंस। ध्यान से देखें, ये तो आया 2.8 ग्राम में नाइट्राइड आयनों की संख्या। तुम्हें सोल्व करना है कुल इलेक्ट्रॉन। तो अब एक नाइट्राइड आयन में इलेक्ट्रॉन सोल्व करने पड़ेंगे। एक नाइट्राइड आयन में इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, -3 का मतलब हुआ इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए हुए हैं, इसलिए 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक नाइट्राइड आयन में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए 0.2 Na में 0.2 Na नाइट्राइड आयनों में इलेक्ट्रॉन हो गए 0.2 Na इंटू 10, या कह दें 2 Na इलेक्ट्रॉन। ये इसका आंसर हो गया। सेम अगर इसी में पूछ लिया जाए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ध्यान से सुनना, जो नाइट्राइड आयन में जो 10 इलेक्ट्रॉन हैं वो पहले कोष में रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोष में रहेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक नाइट्राइड आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 8, तो एक नाइट्राइड आयन में 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसीलिए 0.2 Na में 0.2 Na इंटू 8, या कह दें 1.6 Na इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। सेम ऐसे ही अगर पूछ लिया जाए कि 2.8 ग्राम एजाइड आयन में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, तो एजाइड आयन हुआ N3-। तो एजाइड आयनों के लिए लाइन लिखें, 1 मोल एजाइड आयन इज इक्वल टू Na एजाइड आयंस इज इक्वल टू 3 नाइट्रोजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन का परमाणु भार इंटू 3, तो 42 ग्राम। तो ध्यान दें लिखा हुआ है लाइन में कि 42 ग्राम में Na एजाइड आयंस, इसलिए 1 ग्राम में Na/42 एजाइड आयंस हो जाएगा, और 2.8 ग्राम में Na/42 इंटू 2.8 एजाइड आयंस होंगे। ऐसी देखिए, ये तो हुआ आयंस, पूछा है कुल इलेक्ट्रॉन। तो एक एजाइड आयन में, एक एजाइड आयन में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ध्यान से देखें। एक एजाइड आयन का मतलब 3 नाइट्रोजन और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब हुआ 3 नाइट्रोजन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में 21, 7 इंटू 3 21 प्लस 1 22 इलेक्ट्रॉन। तो एक एजाइड आयन में 22 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए Na/42 इंटू 2.8 एजाइड आयंस में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 22 इंटू Na/42 इंटू 2.8
इलेक्ट्रॉन्स, ये सॉल्व हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रॉन। अगर पूछ लिया जाए संयोजी इलेक्ट्रॉन, पूछा जाए अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन, 3 नाइट्रोजन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ये एजाइड आयन है। 3 नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन 7 और 1 में जो एक्स्ट्रा है वो भी ऐड हो जाएगा तो 8, इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। 7 में से पहले कोष में 2, दूसरे में 5 जो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। 7 में से पहले कोष में 2, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन जो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉनों में से पहले कोष में 2 और दूसरे में 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, 5, 10 और 6, 16। तो ध्यान दें, एक एजाइड आयन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16। इसलिए Na/42 इंटू 2.8 एजाइड आयंस में संयोजी इलेक्ट्रॉन, 16 इंटू Na/42 इंटू 2.8 संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? अगर परमाणु भार की डेफिनेशन इस लाइन के हिसाब से लिखना चाहें तो देखें, परमाणु भार एटॉमिक वेट की डेफिनेशन अगर लिखना चाहें, ध्यान से देखें, अगर इसे मोल के शब्दों में लिखें तो ये लिखा जाएगा 1 मोल का भार या 1 मोल परमाणुओं का भार। तो 1 मोल परमाणुओं का भार कहलाता है परमाणु भार। अगर इसे Na अवोगाद्रो संख्या के टर्म्स में लिखा जाए तो Na परमाणुओं का भार कहलाता है परमाणु भार। अगर इसे वॉल्यूम के टर्म्स में लिखा जाए तो 22.4 लीटर गैस परमाणुओं का एनटीपी पर भार क्या कहलाएगा? परमाणु भार। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बात करें, जैसे मैं कह दूं कि यदि 0.2 मोल पदार्थ का भार 2 ग्राम है तो पदार्थ का परमाणु भार क्या होगा अगर पूछा जाए तो ध्यान दें, यहाँ लिखा हुआ है कि 1 मोल परमाणुओं का भार ही क्या होता है? परमाणु भार। तो इस बात का यूज कर लें कि चूंकि दिया हुआ है 0.2 मोल का भार 2 ग्राम, इसीलिए 1 मोल का भार 2/0.2 या कह दूं 10 ग्राम, और 1 मोल का भार ही परमाणु भार होता है। इसलिए परमाणु भार का आंसर क्या आ गया? 10 ग्राम। पदार्थ का परमाणु भार कितना हुआ? 10 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, जैसे तुमने कहा कि Na परमाणुओं का भार क्या होता है? परमाणु भार। तो अगर इसी बात पर कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे पूछ लिया जाए कि 6 × 10⁻20 परमाणुओं का भार यदि 0.002 ग्राम है तो पदार्थ का परमाणु भार क्या होगा? तो चूंकि क्वेश्चन में गिवन है 6 × 10⁻20 परमाणुओं का भार 0.002 ग्राम, तो एक परमाणु का भार 0.002/6 × 10⁻20 ग्राम। इसीलिए एक परमाणु का भार आ गया तो Na परमाणु का भार जो कि परमाणु भार होगा, तो Na
परमाणुओं का भार क्या हो जाएगा 0.002 अपॉन 6 इंटू 10⁻20 इंटू 6 इंटू 10⁻23। सॉल्व कर लें, 6 से 6 कैंसिल, 20 23 10⁻3 या 0.002 इंटू 10⁻3 कह दें या 2 ग्राम कह दें। ये 2 ग्राम क्या आ गया पदार्थ का परमाणु भार। ऐसे ही 22.4 लीटर गैस परमाणुओं का एंटीपीपर भार कहा जाता है क्या परमाणु भार। तो इस पर अगर कोई क्वेश्चन बने, जैसे कहा जाए कि किसी गैस के 224 ml का एंटीपीपर भार 3 ग्राम है, तो गैस का परमाणु भार क्या होगा। तो क्वेश्चन में गिवन है 224 ml का, चूंकि देखिए ध्यान से, पहली बात गैस और एनटीपी दोनों शब्द दिए हुए हैं, तो 224 ml का भार 3 ग्राम, तो इसलिए 1 ml का भार 3/224 ग्राम होगा। इसलिए 22.4 लीटर कहें या ml में कह दें 22,400 ml, तो 22,400 ml का भार होगा 3/224 इंटू 22400, तो ये हो जाएगा 300 ग्राम। ये इस गैस का परमाणु भार आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर परमाणु भार की बजाय अणु भार की डेफिनेशन पूछी जाए, तो अणु भार मोलिक्यूलर वेट, इसी लाइन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा मोल के टर्म में कि 1 मोल परमाणुओं की जगह क्या हो जाएगा अणुओं का भार, Na परमाणुओं की जगह क्या हो जाएगा Na अणुओं का भार, और 22.4 लीटर गैस परमाणुओं की जगह क्या आ जाएगा गैस अणुओं का एनटीपी पर भार। तो अणु भार का मतलब होता है 1 मोल अणुओं का भार या Na अणुओं का भार या 22.4 लीटर गैस अणुओं का एनटीपी पर भार। ठीक है, क्लियर, थैंक यू।